वो इस समय अपने सुहाग के कमरे में बैठी हुई थी। पूरे कमरे को खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब के फूलों से सजी सेज पर वो सजी सबरी बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा था। उसकी मोहब्बत भरी बातें, रोमांटिक सरगोशियाँ जब भी याद आती तो आरती के दिल में हल्की सी गुदगुदी होने लगती। जब शादी से पहले वो इतना बेकरार था, तो अब शादी के बाद उसका क्या हाल होगा, ये सोचकर ही आरती का बुरा हाल हो रहा था। आने वाले पलों का सोचकर आरती का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। कितना खूबसूरत एहसास था। वो हमेशा के लिए उस इंसान की होने जा रही थी जो उसके दिल और दिमाग में बस चुका था। आज उसके सारे सपने पूरे होने जा रहे थे। काफ़ी समय बीत चुका था, अब तक तो विष्णु को आ जाना चाहिए था, उसने खुद से कहा। जब और समय बीत गया तो वो परेशान होने लगी। पता नहीं विष्णु कहाँ बिजी है, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो मुझसे किसी बात पर नाराज़ है? जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसकी उदासी गहराने लगी। क्या मैं उसे कॉल करके पूछ लूँ? वह यही सोच रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। जब उसने फ़ोन उठाया तब तक कॉल कट चुकी थी। कॉल विष्णु की ही थी। बहुत सारे मैसेज भी आए हुए थे। सबसे पहला मैसेज उसने विष्णु का ही खोला। उसने एक वीडियो भेजी थी। आरती के होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आई थी और वो वीडियो डाउनलोड होने का इंतजार करने लगी। इसमें क्या होगा? शायद कोई मोहब्बत भरी बात, कोई रोमांटिक चीज़ होगी जो विष्णु ने भेजी है। मगर जब वीडियो ओपन हुई तो कुछ पल तक उसे समझने में लगे कि इसमें है क्या, और फिर जैसे ही वीडियो उसकी आंखों के सामने आई, वो एकदम स्तब्ध रह गई थी। ये सब क्या है? उसकी सारी खुशियाँ जैसे पल भर में राख हो गई थीं। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसने दोबारा वीडियो देखी। वीडियो में एक आदमी के साथ वो बहुत ही गलत हालत में थी। वो जो कोई भी था आरती के बेहद करीब था। उसमें चेहरा तो आरती का ही दिख रहा था और उसके साथ जो व्यक्ति था, अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा साफ नहीं था। मगर तभी आरती के दिमाग में जैसे एक झटका सा लगा था। उसे याद आ गया कि ये व्यक्ति कौन है और ये वीडियो कब बनाई गई होगी। आरती का मन किया कि अभी जाकर उस इंसान का गला दबा दे जिसने एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी पर एक सवालिया निशान बना दिया था। ये वीडियो उसे विष्णु के नंबर से मिली थी और वो भी उसकी शादी की रात। उसे अंदाजा था विष्णु की इस वक्त क्या हालत हो रही होगी। वो तो यही समझेगा कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वही सच है और आरती इसमें शामिल है। उसी समय फिर से विष्णु की कॉल आने लगी। आरती को उनकी कॉल उठाने से भी डर लगने लगा। पता नहीं वो मुझसे कैसे बात करेगा, वो तो बहुत गुस्से वाला है। मगर अपनी सफाई में कुछ तो कहना था। डरते डरते उसने मोबाइल कान से लगाया और तभी विष्णु की गरजती आवाज़ उसके कानों से टकराई। तुम क्या समझती हो? जो कुछ तुमने किया उसके बाद भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। कितनी मोहब्बत की मैंने तुमसे, कितना कुछ सोचा था आज की रात के लिए, और तुमने मुझे क्या दिया? अगर तुम्हें कोई और पसंद था, किसी और के साथ तुम पहले ही रंगीन समय बिता चुकी थी, तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? पहले ही मुझे बता देती, मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाता। विष्णु के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। विष्णु जी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लें, मुझे समझने की कोशिश करें। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, मेरा विश्वास करें। मैं आपके साथ धोखा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, आरती ने रोते हुए कहा। बंद करो अपनी बकवास, विष्णु की आवाज़ गूंज उठी। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके बाद भी तुम्हारी बात सुनने की गलती करूं? हरगिज भी नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसी औरत की कोई जगह नहीं है। वो औरत जो अपनी इज्जत तक नहीं संभाल सकती, जो एक आदमी के साथ जुड़कर दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा सकती है, ऐसी औरत की सज़ा यही होती है कि उसे उसके जायज़ हक से भी वंचित कर दिया जाए। आज की रात को लेकर मैंने कितने सपने सजाए थे। मेरे दिल में जज्बातों का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन तुमने सब पर पानी फेर दिया। खैर, तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें मिलेगी, मुझे नहीं। मैं अपने जज्बातों को शांत करने और अपने अंदर की आग बुझाने के लिए अपनी एक दोस्त के पास जा रहा हूँ जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के आगे मैंने कभी उसे घास नहीं डाली, लेकिन अब मुझे उसकी वफा का यकीन हो चला है। तुम्हारे सारे हक आज मैं उसे सौंप दूंगा और अपनी मोहब्बत भी उसी पर निछावर करूंगा। ये कहकर विष्णु ने कॉल कट कर दी, जबकि आरती तो उसके मुंह से ये शब्द सुनकर अंदर से बुरी तरह टूटकर बिखर चुकी थी। ये जख्म किसी भी औरत के लिए बहुत गहरा नासूर बन जाता है।
जब उसे पता चलता है उसके अलावा उसके पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत भी है। यहाँ तो विष्णु खुद ही अपने मुंह से ये बात स्वीकार कर रहा था, बल्कि अपने सारे जज्बे दूसरी औरत पर लुटाने की बात भी कर रहा था। आज की रात वो किसी और की बाहों में गुजारने वाला था। ये सोच कर ही आरती को अपने पूरे शरीर में कांटे से चुभते महसूस हो रहे थे। उसका जी चाह रहा था चीखें मार मार कर रोए, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खुद को संभाला था। अब आरती बार बार उसका नंबर मिलाने लगी, मगर फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। विष्णु ने तो उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अब मैं क्या करूं? वो दोनों हाथों में सिर थाम कर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। आधी रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे। अब अगर विष्णु नहीं आया तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? सब मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। विष्णु, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? तुम तो बहुत मोहब्बत के दावे करते थे, लेकिन पहले ही इम्तिहान में नाकाम साबित हुए। तुमने मेरी बेगुनाही पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ एक वीडियो को सच मानकर मुझे दोषी ठहरा दिया। अपने आंसू पोंछते हुए वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई कि तभी अचानक गेट पर दस्तक हुई। वो हैरान रह गई, शायद विष्णु आ गया। वो इतना भी बेरहम नहीं हो सकता कि आज के दिन मुझे अकेला छोड़ दे। यकीनन वो मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब दरवाज़ा खुला और जो अंदर आया उसे देखकर आरती के जिस्म का सारा खून जैसे उसके चेहरे पर आ गया। आंखों में तेज गुस्सा उतर आया। आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान की वजह से हुआ था। यही तो वो इंसान था जिसने विष्णु और मेरे बीच दरार डाल दी और पहले ही दिन हमारे बीच फासले बढ़ा दिए। वो हंसते हुए आरती के पास आने लगा। कैसी लगी मेरी प्लानिंग? तुमसे मैंने कहा था ना कि इस रिश्ते से इनकार कर दो, मेरी हो जाओ, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मगर तुमने मेरी बात समझी ही नहीं। क्यों नहीं किया तुमने मुझ पर भरोसा? क्यों मेरी बातों को झूठा समझा? लेकिन देखो, अब मैंने अपने लिए रास्ता साफ कर लिया है। अब तुम्हें मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता। नैतिक ने जोर का ठाका लगाते हुए कहा और आरती के करीब आने लगा, जबकि आरती घबराकर पीछे हटने लगी। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम होश में तो हो? जानते हो क्या कह रहे हो? अगर इस वक्त कोई यहाँ आ गया तो? वैसे भी अब बहुत देर हो गई है, विष्णु आने वाले होंगे, और अगर उन्होंने तुम्हारी ये बकवास सुन ली तो तुम्हारा ये काला चेहरा उनके सामने आ जाएगा। अब की बार नैतिक और भी जोर से हंस पड़ा। विष्णु अब कभी यहाँ नहीं आएगा। मैंने पक्का इंतजाम किया है, तभी तुम्हारे पास आया हूँ। क्या अब तक तुमने वो वीडियो नहीं देखी? क्या अब तक उसने तुम्हें वीडियो नहीं भेजी? कॉल करके नहीं बताया कि वो अब तुम्हारी बेवफाई का मातम मनाने वाला है, बल्कि इस गम से निकलने के लिए किसी और की बाहों में समाने वाला है? वो घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, और आरती का बस नहीं चल रहा था कि वो उसका मुंह नोच डाले। जितना मैं तुम्हें घटिया समझती थी, तुम तो उससे भी कई गुना ज़्यादा गिरे हुए और घटिया इंसान हो। इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, शोर मचा दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे, ऐसे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हें पूरी तरह हासिल न कर लूँ, जब तक अपनी मोहब्बत की मोहर तुम पर न लगा दूँ, जब तक अपनी चाहत तुम पर न लुटा दूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। आज ही तो मुझे अपने सारे अरमान पूरे करने का मौका मिला है, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि मैं इस मौके को गवा दूँ। आरती डर के मारे कांपने लगी। वो बहुत नाजुक हालत में थी। एक तरफ अपने पति की बदगुमानी का दुख और दूसरी तरफ अपनी इज्जत खतरे में महसूस हो रही थी। देखो नैतिक, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। ये सही नहीं है। अगर ये सब विष्णु को या फिर आंटी को पता चला तो तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो बाद की बात है मेरी जान, और वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तुम्हारा क्या? अगर उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो फिर तुम्हें कौन अपनाएगा? मैं ही ना। बस ये समझ लो, अब तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी ही बाहों में आना है। तो क्यों ना अभी ये शुभ काम कर ले। मौका भी है, दस्तूर भी है। देखो ना, कमरा कितना रोमांटिक हो रहा है। सुहाग की सेज भी सजी हुई है। क्या ये सुहाग की सेज सोनी सोनी रहने दोगी? चलो आओ, इस सेज को आबाद करते हैं। खुद को मेरे हवाले कर दो, वो सुकून और खुशी दूंगा जो शायद विष्णु तुम्हें कभी न दे पाता। वो गलत इरादों से आरती की तरफ बढ़ने लगा और अगले ही पल बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आरती उसकी पकड़ में, छोड़ दो मुझे। वो खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर नैतिक उस पर हावी होता जा रहा था। तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला था। मोना आंटी ने जब कमरे का नज़ारा देखा तो उनका दिल जैसे थम सा गया था। वो तो बस से ये देखने आई थी कि आरती को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्हें ये भी देखना था कि विष्णु अभी तक घर क्यों नहीं आया। मगर उन्हें क्या पता था कि जो नज़ारा उनके सामने होगा वो उनकी जान ही निकाल देगा।
सामने उनका जान से प्यारा भांजा नैतिक आरती को अपनी गिरफ्त में लिए खड़ा था। उसकी बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मोना आंटी को देखते ही नैतिक घबराकर पीछे हट गया। आरती भी बुरी तरह रोने लगी। आंटी, ये जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आया और मुझ पर जबरदस्ती करने लगा। वो रोते हुए हिचकियों के बीच बोल रही थी। मोना जी तो गुस्से और दुख से कांप रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ नैतिक के मुंह पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही घर की इज्जत पर हाथ डालते हुए? क्या सोचकर तुमने आरती के साथ ऐसा किया? और तुम इस कमरे में आए ही क्यों? नैतिक का दिमाग तेजी से चलने लगा। इस तरह तो उसका सारा भांडा फूट सकता था, सच्चाई सामने आ सकती थी। और अगर ऐसा हो गया तो आरती और विष्णु के बीच जो दरार वो डालना चाहता था वो सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाएगी। मासी, इस लड़की ने मुझे खुद ही अपने कमरे में बुलाया था। नैतिक सफाई से झूठ बोलने लगा। ये कह रही थी कि आज विष्णु कमरे में नहीं आएगा, वो किसी काम से बाहर चला गया है। इसने ही मुझे ये बातें बताई थीं और इसने ही मुझे यहाँ बुलाया और फिर आपको देखकर ये तमाशा करने लगी। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आरती ने ये सब क्यों किया। जबकि आरती फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। तुम कितने घटिया इंसान हो, ये मैं नहीं जानती थी। अब नैतिक मोना जी की तरफ मुड़ा। मासी, मुझे कैसे पता चलता कि विष्णु आज घर नहीं आएगा? ये बात तो मुझे आरती ने ही बताई थी और अभी तो विष्णु ने खुद इसे कॉल करके बताया है। फिर भी अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप विष्णु से ही पूछ सकती हैं। लेकिन मोना जी को नैतिक की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से नैतिक को आरती के करीब होते देखा था और जबकि आरती उससे अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी। वो अफसोस भरी नज़रों से उसे देखने लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। अब निकल जाओ यहाँ से। मासी, कम से कम मेरी बात तो सुनिए। नैतिक कुछ कहने लगा मगर मोना जी ने उसकी एक ना सुनी। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं गुस्से में आकर कुछ कर बैठूंगी। तुम्हारी हरकतों के बारे में सबको बता दूंगी। नैतिक होंठ भींचकर वहां से चला गया। जाते जाते उसने आरती को घूर कर देखा था। नैतिक को बहुत अफसोस हो रहा था कि आरती उसके हाथ से बच निकली। मोना जी उसके पास ही बैठ गई और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगी। आरती, आज जो कुछ भी हुआ उसे अपने तक ही सीमित रखना। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन आंटी, नैतिक ने जो कुछ किया वो सही नहीं था। इससे पहले भी कई बार वो आरती कुछ कहते कहते रुक गई। तो क्या इससे पहले भी नैतिक ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की थी? मोना जी गुस्से से पूछने लगी और आरती सहम गई और सिर झुका लिया। चलो, जो भी हुआ अब उसे भूल जाओ। अब तुम ये बात अपने तक ही सीमित रखना और विष्णु को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आंटी, मर्द इन बातों को पसंद नहीं करते। मर्द तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पसंदीदा औरत को कोई और छूकर भी गुजर जाए, किसी गैर की नज़र उस पर पड़े। विष्णु इस मामले में बहुत संवेदनशील है। तुम्हें बहुत सावधानी रखनी होगी। अभी तुम्हारी विष्णु से बात होगी क्या? वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या कहा उसने? आरती ने नजरें चुराते हुए झूठ बोला। वो अपने दोस्तों के साथ है, कह रहा था कि जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उनके जाने के बाद आरती बुरी तरह रो पड़ी। उसने एक बार फिर विष्णु को कॉल की थी कि तभी उसकी खुमार भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो आरती का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आप घर कब आ रहे हैं? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त बिजी हूँ। इसके साथ ही आरती के कानों में एक तेज किसकी आवाज़ सुनाई दी थी और जैसे आरती के दिल पर छुरियां सी चल पड़ी थी। गहरी सांस लेते हुए नशीली आवाज़ में कहा कि अब दोबारा फ़ोन मत करना। ये कहकर विष्णु ने फ़ोन काट दिया था। आरती फूट फूट कर रो पड़ी। उसने आज के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन ये क्या हो रहा था? जो खूबसूरत पल विष्णु ने आरती के साथ गुजारने थे वो किसी और के साथ गुजार रहा था। बेबसी के मारे आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। शायद सुबह के करीब विष्णु घर आया था। उसने गहरी भरपूर नज़र आरती पर डाली थी जो बिस्तर पर सो रही थी और फिर वो चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गया। अगला दिन भी अफरा तफरी से भरा था। आरती को आज नैतिक कहीं भी नजर नहीं आया और उसके दिल को जैसे सुकून आ गया। यकीनन इस घटिया इंसान पर रात को आंटी की डांट डपट का असर हो गया है, लेकिन विष्णु उसके लिए किसी पहेली जैसा था। सबके सामने तो वो हंस हंस कर बातें करता, ऐसे दिखाता जैसे वो दोनों आम पति पत्नी की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहे हों। लेकिन जब अकेले होते तो वो आरती से बात तक न करता, उसकी तरफ देखता तक नहीं था। आरती को उसका ये रवैया अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। अब जब सारी रस्में ख़त्म हो गई,
मेहमान भी अपने घर चले गए तो आरती ने भी घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रोजमर्रा की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी। लेकिन विष्णु का व्यवहार वैसा ही रहा। बिना जरूरत के वो आरती से बात भी नहीं करता था, उसकी ओर देखता तक नहीं था। आरती जानती थी कि इसकी वजह क्या थी। नैतिक ने जो वीडियो उसे भेजी थी, विष्णु उसी को सच मानकर उससे नाराज था। लेकिन वो कैसे समझाती कि ये सब झूठ था, सिर्फ एक नज़र का धोखा। विष्णु ने जैसे इस मुद्दे पर बात करना ही छोड़ दिया था। कहाँ तो वो बड़े बड़े प्यार के दावे करता था और कहाँ अब वो साथ होते हुए भी उससे मीलों दूर लगता था। उस दिन जब विष्णु ऑफिस से आया तो आरती बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। आज उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो विष्णु से साफ साफ बात करेगी। जब वो कमरे में आया तो उसे अपना इंतजार करते पाया। अनायास ही उसकी नज़र घड़ी की ओर चली गई। रात के 12 बज रहे थे। वैसे तो इस वक्त तक वो सो चुकी होती थी। जब भी विष्णु घर आता, आरती बेड पर लेटी जैसे उसके सब्र का इम्तिहान ले रही होती थी। विष्णु बड़ी मुश्किल से उसके दिलकश वजूद से नजरें चुराने में कामयाब होता। हर रोज वो खुद से एक जंग लड़ता। उसका दिल चाहता वो आरती को अपनी बाहों में समेट कर अपने करीब कर ले, लेकिन फिर वो वीडियो में देखे गए मंजर उसको याद आते और उसके पूरे जिस्म में जैसे गुस्सा दौड़ जाता। मैं इसके लिए इतना बेचैन क्यों होता हूँ? मुझे तो इसके वजूद से नफरत होनी चाहिए। वो खुद को डांटने डपटने लगता। आज तो वो बिल्कुल एक नए अंदाज और नए रूप में विष्णु के सामने थी। उसने लाल रंग की नाइटी पहन रखी थी। बाजू और गला नेट का बना हुआ था। गहरे गले से उसकी दूधिया सफ़ेद खूबसूरती विष्णु को बुरी तरह मदहोश करने लगी थी। पिंडलियों से ऊपर तक आती उसकी नाइटी, जिसमें उसका बेमिसाल हुस्न झलक रहा था। विष्णु ने जब उसे देखा तो मुश्किल से ही नजरें चुराने में कामयाब हुआ था। हालांकि ये सब आरती ने बड़ी हिम्मत से किया था। खुद को इस काम के लिए राजी करना उसके लिए आसान नहीं था, मगर अपने पति के दिल में अपनी मोहब्बत जगाने के लिए उसे इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। बहुत सोच समझकर उसने इस नाइटी का चुनाव किया। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया, बाल भी खुले छोड़ दिए। जब खुद को आईने में देखा तो अपनी ही नज़रों से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। उसने खुद को विष्णु की नज़रों से देखने की कोशिश की तो झेप गई। फिर वो उसके वापस आने का इंतजार करने लगी और हुआ भी वही जैसा कि उसने सोचा था। विष्णु मुश्किल से ही खुद को संभालते हुए उसने नज़रें हटा पाया। जब वो सोफे पर लेटने लगा तो आरती उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक बार फिर वो उसके लिए इम्तिहान बन गई थी। आरती, मेरे रास्ते से हटो और ये सस्ती अदाएं दिखाना बंद करो। ये सब करके तो मुझे हासिल नहीं कर पाओगी, बल्कि अपनी कदर मेरी नज़रों में गिरा दोगी। ये उसके शब्द थे या पिघला हुआ शीशा जो आरती के कानों में उंडेला जा रहा था। वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा पूरा हक है कि आपके सामने जैसे चाहूँ वैसे रहूँ, और आपको कोई हक नहीं बनता मेरी इस तरह से इंसल्ट करने का। और वैसे भी आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा उस वीडियो की हकीकत क्या है, किसने वो वीडियो बनाई, क्यों बनाई और वो कौन था। उसका बस इतना ही कहना था। विष्णु गुस्से से बेफर उठा। मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बार बार इस वीडियो का नाम मेरे सामने मत लिया करो। जब वो मंजर याद आते हैं तो मेरा खून खौलने लगता है, ये सोचकर कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ। अब वो आरती के बाजू को पकड़कर उसका चेहरा घूरते हुए गुस्से से बोला, और अगले ही पल उसने आरती की कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब खींचा था। लगता है तुम्हारी जवानी तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही। क्या हुआ? शायद तुम्हारा आशिक तुम्हें सुकून देने तुम्हारे पास नहीं आया है, और अब आएगा भी कैसे? यहाँ तुम अपनी मन मर्जियाँ नहीं कर सकती ना। लेकिन खैर, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे लिए खुद को संभालना इतना ही मुश्किल है तो बताओ, मैं अभी तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। उसने आरती को सिर से पांव तक जलती नज़रों से देखा था तो वो एकदम सिहर गई। मैं सिर्फ आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, वो बेबसी से बोली, जबकि विष्णु का ठहाका बेतहाशा था। इस तरह से तुम मेरी गलतफहमी दूर करोगी, खुद को मेरे सामने पेश करके? विष्णु की गर्म सांसें अब आरती के चेहरे को छूने लगी थीं। आरती ने उसकी बदलती नज़रों को साफ देख लिया था। वो खुद को उससे आज़ाद कराने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस काम के लिए आई हो वो काम तो पूरा कर लो। अब ये सब बीच में छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, विष्णु ने नशे भरी आवाज़ में उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। सच तो ये था, अपनी मोहब्बत को इस रूप में सामने देखकर विष्णु बुरी तरह बहक चुका था। कुछ पल के लिए वो वीडियो वाली बात वो भूल चुका था। उसे दिखाई दे रहा था तो बस ये कि आरती जो उसका प्यार है, उसकी महबूब पत्नी है, उसके सामने होश उड़ा देने वाले रूप में खड़ी थी। लेकिन आरती उसका ये रूप देखकर बुरी तरह सहम चुकी थी। मैं ये सब नहीं चाहती।
मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझसे वैसे ही प्यार करें जैसे पहले क्या करते थे। आपकी ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम जो चाहती हो मुझे पता चल गया है। तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। ये जवानी होती ही ऐसी मुंहजोर है कि जिस पर किसी का बस नहीं चलता। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक अदा कर दूं, तुम्हारी सारी प्यास मिटा दूं। अब विष्णु के शब्दों में गुस्सा और कड़वाहट साफ झलक रही थी। वो नरमी, वो मोहब्बत, वो अपनापन जो उसकी पर्सनालिटी का पहचान थी, जो उसे आरती के लिए अपनी जान तक देने पर मजबूर कर देता था, वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब आरती को खुद पर भी शर्म महसूस होने लगी थी। उसे पछतावा होने लगा, ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था। उसने तो सोचा था वो इस तरह तैयार होकर उसके सामने जाएगी तो विष्णु को शादी से पहले वाली मोहब्बत याद आ जाएगी और वो उसे बहुत ही प्यार के साथ अपने सीने से लगा लेगा। उसके आंसू पोंछेगा और कहेगा, मुझे तुम पर यकीन है, तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। लेकिन जिस अंदाज में विष्णु उसके करीब हो रहा था, आरती बुरी तरह डर चुकी थी। वो अपना सारा गुस्सा, सारा जुनून उसके नाजुक जान पर निकाल रहा था। चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लिए उसके होठों के करीब हुआ था और कुछ ही पल में अपना सारा गुस्सा उसके नाजुक लबों पर निकाल चुका था। जबकि आरती आंखों में आंसू लिए उस बेदर्द इंसान को देख रही थी। उसके नाजुक से खून छलकने लगा था जिसे आरती ने सिसकते हुए साफ कर लिया था। उसके बाद विष्णु उसे बाहों में लेकर बेड की तरफ बढ़ा था। चाहकर भी अब आरती उसे मना न कर पाई। उसने खुद ही तो ये शुरुआत की थी, विष्णु के जज्बातों में आग लगाई थी। अब किस मुंह से उसे मना करती। चुपचाप आंखें बंद करते हुए उसने अपना आप उस बेदर्द सनम के हवाले कर दिया था। और शुरू में विष्णु जो अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालने वाला था, पता नहीं क्यों वो नरम पड़ गया था। वो चाह कर भी आरती को कोई तकलीफ न दे सका। जब वो आरती के करीब हुआ और उसके हाथों ने उसकी नरमी को महसूस किया, तब उसे महसूस हुआ कि आरती तो गुलाब से भी ज़्यादा नाजुक है। अगर उसने उसे जोर से भी पकड़ा तो वो इतनी सख्ती सह नहीं पाएगी। इसीलिए उसने खुद को आरती के लिए नरम कर लिया था। आरती जो उसके गुस्से और नफरत को सहने के लिए खुद को अंदर ही अंदर तैयार कर रही थी, लेकिन जब अपने वजूद पर विष्णु के नरम स्पर्श को महसूस किया तो दिल में एक खुशफहमी सी उतर आई थी। लबों पर एक हल्की मुस्कान आई थी और फिर बेखुद होकर वो खुद भी विष्णु की बाहों में सिमट गई थी। शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक गलतफहमी थी। कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। ये सिर्फ नाजुक से पल थे जिनमें विष्णु बह गया था और आरती के करीब हो गया था। न चाहते हुए भी वो उससे रिश्ता बना बैठा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी में निखरी हुई सुबह लग रही थी। हर चीज में आरती को एक अजीब सा नयापन का एहसास हो रहा था। उसने जब विष्णु की ओर देखा तो वो हमेशा की तरह खामोश अंदाज में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। एक बार भी उसने आरती की तरफ कोई प्यार भरी नज़र नहीं डाली थी, कोई शरारती शब्द नहीं कहे थे। मतलब जो कुछ भी कल रात हुआ वो सिर्फ एक कमज़ोर पल का असर था। उसके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं। ये सब सोचकर आरती की आंखों में आंसू भर आए। विष्णु तैयार होकर बस एक उड़ती सी नज़र उस पर डालता हुआ अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो कमरे से गया, आरती फूट फूट कर रो पड़ी। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। पहले ही मुझे गलत समझता है और अब मैंने अपनी हरकत से अपनी इस आदत पर और भी मोहर लगा दी कि मैं वैसी ही हूँ जैसा ये सोचता है। इसे लग रहा होगा कि मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ जो जज्बातों में बहक जाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, कैसे इसकी गलतफहमी दूर करूँ? वो बेबस होकर सोच रही थी। फिर अचानक उसे नैतिक पर गुस्सा आने लगा। ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। ये सब उसी दिन से शुरू हुआ था जब वो अपनी मोना आंटी के घर रहने के लिए आई थी। मोना आंटी सीढ़ियों से गिर गई थी और उनके पैर में चोट आ गई थी और उसकी माँ ने उन दोनों बहनों को अपनी बचपन की सहेली के घर भेज दिया था। वो खुद भी साथ आई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ दिन उनकी देखभाल कर लो, उनके घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मोना आंटी के घर आकर उन्हें हमेशा अच्छा लगता था। वो सबसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। आरती से तो उन्हें खास लगाव था और जब से उन्होंने भांप लिया था कि विष्णु आरती को पसंद करता है, तब से आरती उन्हें और भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। अब विष्णु भी तो कितने सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था और अपना बिजनेस शुरू कर चुका था। रात के खाने पर सब लोग मौजूद थे। आरती अपने हमेशा के बेपरवाह अंदाज में बोली, आंटी अब तो विष्णु भाई बिजनेस भी करने लगे हैं, हमेशा के लिए वापस भी आ गए हैं, आप उनकी शादी कर दें। जैसे ही उसने ये कहा, विष्णु ने गहरी और भरपूर नज़र से उसे देखा था। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। जबकि विष्णु की बात पर मोना ने गहराई से उसे देखा था और धीरे से मुस्कुरा दी।
हाँ, जल्दी ही मेरा विष्णु शादी करने वाला है और उसने तो लड़की भी पसंद कर ली है। बस अब भगवान से प्रार्थना करो वो लड़की उसे मिल जाए। वो शरारत से विष्णु की तरफ देखते हुए बोली। आरती हैरान रह गई। अरे सच में विष्णु भाई को कौन सी लड़की पसंद आई है? क्या वो हमारे जान पहचान की है? हाँ, वो लड़की हमारे जान पहचान की है। तुम भी उसे अच्छे से जानती हो। मोना जी की बजाय अब विष्णु ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया था। आरती को अब भी विष्णु की आंखों या उसके शब्दों से कोई अंदाजा नहीं हुआ था कि वो कहना क्या चाहता है। वो तो बस इस बात से ही खुश हो गई थी कि विष्णु सबसे पहले उसे ही लड़की के बारे में बताएगा। वहाँ शादी पर मैं भी नए नए कपड़े बनवाऊंगी। उसे भी बाकी लड़कियों की तरह मेकअप, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, इन सब का बहुत शौक था। अब वो जिद करने लगी, अब मुझे बताइए ना, कौन है वो लड़की? विष्णु ने गहरी सांस लेकर कहा, जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। हर बात के लिए पीछे मत पड़ जाया करो। ये कहते हुए उसने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई तो आरती उसे नकली गुस्से से घूरने लगी। अगले दिन नैतिक वहां आ गया। जब उसने आरती को देखा तो बस देखता ही रह गया। कई साल पहले उसने आरती को तब देखा था जब वो 10वीं क्लास की छात्रा थी, और अब इतने सालों बाद जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें झपकना भूल गई थीं। वो तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घुटनों तक झूलते बाल, गोरा बेदाग चेहरा। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। मोना जी को नैतिक से बहुत मोहब्बत थी। वो उनका सबसे प्यारा भांजा था। विष्णु की गैर मौजूदगी में नैतिक अक्सर उनसे मिलने आता था ताकि वो विष्णु की वजह से अकेलापन महसूस न करें। यही वजह थी कि वो भी उससे बहुत प्यार से पेश आती थी। एक दिन उन्होंने नैतिक को बताया, मैं आरती को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और ये सुनकर नैतिक स्तब्ध रह गया। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई और माँ से उसी लड़की को विष्णु के लिए बहू बनाना चाहती हैं। उसका दिमाग गुस्से से सुलगने लगा। वो सोचने लगा कि आरती को कैसे हासिल किया जाए। और फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगर मैं आरती को पटा लूँ तो उसे अपनी मोहब्बत से मना लूँ तो हो सकता है कि वो विष्णु की बजाय मुझसे शादी के लिए राजी हो जाए। अभी तक ये बात सिर्फ घर के लोगों के बीच थी। विष्णु के रिश्ते की बात अभी तक आरती के माता पिता से नहीं की गई थी। यही सोचकर नैतिक थोड़ा राहत महसूस करने लगा कि मामला अभी भी उसके हक में हो सकता है। उसने आरती से इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आरती को न जाने क्यों उसकी नज़दीकियों से डर लगता था। जहाँ भी नैतिक होता वो वहाँ से उठकर चली जाती। बल्कि वो दोनों बहनें ही ऐसी थीं। शायद उनकी परवरिश ही इस तरह ही हुई थी कि वे लड़कों से ज़्यादा खुली बातचीत नहीं करती थीं। वो तो विष्णु से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थीं। नैतिक को अब पूरी तसल्ली हो गई थी कि आरती के दिल में विष्णु के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से नैतिक यहीं रुका हुआ था और कल आरती के परिवार वालों को वापस चले जाना था। उसके पास सिर्फ आज का ही दिन था। अगर आज ही वो आरती से अपने प्यार का इजहार कर देता, उसे सब कुछ बता देता, तो शायद मामला उसके हक में हो सकता था। रात का समय था। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। तभी अचानक एक ख्याल के आते ही वो बाहर आया और सामने ही उसकी दुश्मने जान नजर आ गई। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट सी मुस्कान आ गई। वो आरती से बोला, मैं स्टडी रूम में हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकती हैं? आरती को गुस्सा तो बहुत आया। वो खुद के लिए चाय बनाने ही किचन जा रही थी, लेकिन नैतिक की नज़रों और उसके अंदाज ने हमेशा की तरह उसे चिढ़ा दिया। इस बार भी उसे गुस्सा तो आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, अब चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जब आरती ने नैतिक की चाय का कप ट्रे में रखा तो एक पल के लिए सोचा कि मुझे रात के वक्त अकेले उसके पास स्टडी रूम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसने ये सोचकर सिर झटक दिया कि मैं सिर्फ दरवाजे से ही कप पकड़ा दूंगी और वापस चली जाऊंगी। वो स्टडी रूम में पहुंची तो नैतिक को अपनी ही सोचों में गुम पाया। आरती तो समझ रही थी कि वो कोई किताब पढ़ रहा होगा, लेकिन वो गहरी सोचों में डूबा हुआ था। आरती ने चाय रखी और तुरंत मुड़कर जाने लगी, और तभी नैतिक ने उसे रोक लिया। मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, कुछ वक्त चाहिए। आरती के चेहरे पर एकदम नापसंदीदगी छा गई। आप जो भी बात करना चाहते हैं वो सुबह कर लीजिएगा, ये वक्त किसी भी बात के लिए सही नहीं है। वो वहाँ से जाने लगी और तभी नैतिक अपनी जगह से उठा और उसने आरती का बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। आरती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बदतमीजी है? किस हक से आपने मुझे छुआ? वो खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन नैतिक पर इसका कोई असर न हुआ। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है? क्या मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूँ? उसने आरती के चेहरे के करीब जाकर ये कहा। आरती गुस्से से बिफर पड़ी।
ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने मुझे बहाने से यहाँ बुलाया, मुझसे झूठ बोला। मुझे घिन आती है तुम जैसे लोगों से, जो किसी भी लड़की को अकेला पाकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो उसे धक्का देने लगी। जितना वो नैतिक से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही नैतिक उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। अब वो गुस्से के मारे चिढ़ने लगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी के लिए कह रहा हूँ, फिर तुम्हें ऐतराज़ किस बात पर है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? और इस बार आरती ने उसे जोर से धक्का दिया था। नैतिक इस धक्के के लिए तैयार नहीं था। वो लड़खड़ाकर नीचे फर्श पर गिरा और आरती उसी पल वहां से भाग निकली। नैतिक गुस्से में उसका पीछा करने के लिए उठा, लेकिन तब तक आरती उसके हाथों से निकल चुकी थी। वो बेबसी से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई, जिसे उसने स्टडी रूम में एक तरफ रख दिया था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। वो इन खूबसूरत लम्हों को हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। वीडियो देखते हुए अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और फिर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अगर ये लड़की मुझे सीधे तरीके से नहीं मिली तो इसे पाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। उसने उन वीडियो क्लिप्स को एडिट कर लिया और सोचने लगा कि वो इन क्लिप्स को विष्णु तक कैसे पहुंचाए। एक हफ्ते बाद ही विष्णु और आरती की मंगनी हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ पता ही न चला। नैतिक तो खुद हैरान रह गया था। उसे तो मौसी ने कोई भनक भी नहीं लगने दी और इस लड़की की विष्णु से मंगनी भी हो गई। उस दिन आरती के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी दोनों बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं और उन्हें किसी भरोसेमंद हाथों में सौंपना चाहते हैं। एक बेटी की मंगनी उन्होंने कर दी है और आरती की शादी विष्णु से। उनकी मंगनी अस्पताल में ही हुई थी और फिर उनके अस्पताल से घर आते ही शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। नैतिक को जब ये सब पता चला तो वो बस तिल मिलाने के अलावा कुछ भी न कर सका, लेकिन उसने अभी भी हार मानने का इरादा नहीं किया था। उसने वो वीडियो विष्णु को भेज दी, ये जानते हुए भी कि विष्णु एक भावनात्मक व्यक्ति है और ये वीडियो देखकर जरूर आरती को तलाक दे देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। विष्णु के चेहरे के बदले हुए भावों से साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से टूट चुका है। और फिर ठीक शादी की रात जब वो आरती को छोड़कर चला गया, तब नैतिक को मौका मिला आरती पर अपना हक जताने का। और जब मोना जी ने ये सब कुछ देख लिया तो आरती की इज्जत बच गई। अब उसने विष्णु से कोई शिकवा शिकायत करना भी छोड़ दिया था, बल्कि वो तो किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। हमेशा खोई खोई सी रहती, उदास और परेशान। जब भी अपने मायके जाती तब भी वो एकदम गुमसुम सी रहती। उसके माँ बाप उसे देखकर चिंतित हो जाते। आरती, क्या हुआ है? तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? और वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती। हाँ, सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो तो नज़र क्यों नहीं आ रही? विष्णु तो बहुत अच्छा लड़का है और बाकी घर वाले भी तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर ऐसा क्या है कि तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही जो तुम्हारी बहन बीना के चेहरे पर दिखती है? आरती अपने माता पिता को क्या बताती कि बीना और उसमें बहुत फ़र्क है। उनके रिश्ते में गलत फहमियों की इतनी ऊंची दीवारें खड़ी हो गई हैं कि शायद ही वे कभी उन्हें पार कर सकें। मायके से लौटने के बाद एक और परीक्षा उसकी राह देख रही थी, जब विष्णु की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई। पहले तो उसकी सिर्फ एक सेक्रेटरी थी जिससे वो खुलकर बातें करता था आरती को जलाने के लिए, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में एक और खूबसूरत लड़की आ गई थी। वो रात रात भर उसके साथ फ़ोन पर बिजी रहता, भविष्य के सपने बुनता। हाँ, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें इस घर में लेकर आऊँगा। तुम ही मेरे दिल की रानी हो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। कौन जाने उस लड़की ने क्या कहा कि विष्णु जोर से हंस पड़ा। अरे वो क्या कहेगी मुझे? और अगर उसने कुछ कहा तो मैं उसे उठाकर घर से बाहर कर दूंगा। बीवी है तो बीवी बनकर रहे। मैं बीवी को सिर पर चढ़ाने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन तुम तो अलग हो। तुम तो मेरे दिल की रानी हो। तुम मेरी जिंदगी और मेरे दिल पर राज करोगी। अपने पति की किसी और लड़की के लिए इस तरह के प्यार भरे शब्द सुनकर आरती पूरी रात सिसकती रहती। उस एक रात के बाद विष्णु दोबारा आरती के करीब नहीं आया था। उसका दिल दुख और दर्द से छलनी हो जाता। एक पत्नी की बेबसी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं जब उसका पति किसी और औरत के लिए अपने जज्बात लुटा रहा हो और उसे वो वक्त दे रहा हो जो सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है। अब तो विष्णु देर रात तक घर से लौटता और जब कमरे में आता तब भी उसका फ़ोन कान से लगा होता। आज तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया। आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा दिल चाहता था तुमसे कभी अलग ना होऊं। इस तरह की बातें सुनकर आरती बस खून के आंसू पीती रहती। पता नहीं विष्णु मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। क्या वे ये भूल गए कि मैं उनकी पत्नी हूँ? शादी से पहले तो उन्होंने मुझसे कितने प्यार के दावे किए थे।
कहा था मुझे बहुत खुश रखेंगे, मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, और अब हर रात मैं रोते तड़पते गुजारती हूँ, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। वो इन बातों को किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि विष्णु ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। अगर तुमने इस बारे में मेरे घर में किसी से भी कुछ कहा या अपने मायके में किसी को बताया कि हमारे बीच क्या चल रहा है, तो समझ लेना वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, सबको बता दूंगा कि तुम कितनी गिरी हुई हो, सबको वो वीडियो दिखा दूंगा। और ये सब सुनकर आरती बुरी तरह डर जाती। उसका बाप तो पहले ही दिल का मरीज था, अगर उसके कानों तक ऐसी कोई बात पहुंच जाती तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाएंगे। नहीं, मुझे ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसे चुपचाप सहना होगा। अपने माँ बाप के लिए मुझे ये सब सहना ही होगा। शादी के बाद लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसके बाद नैतिक ने भी फिर कभी उस घर में आने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही उसने आरती से किसी बारे में कोई बात की थी, क्योंकि उसका राज मोना जी के सामने आ चुका था, और अब उनके डर से ही उसने वहाँ आना जाना छोड़ दिया था। मगर इस सबसे विष्णु पूरी तरह अनजान था। वो तो अक्सर नैतिक से फ़ोन पर शिकायत करता, अब तो तुम मुझसे बात भी नहीं करते और ना ही मेरे घर आते हो, हमारी दोस्ती तो जैसे ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में नैतिक बिजी होने का बहाना बनाकर उसे टालने लगा। मोना जी ने भी विष्णु की जिद्दी आदत को देखकर कुछ भी नहीं बताया था, मगर पिछले कुछ दिनों से उन्हें महसूस हो रहा था कि विष्णु और आरती के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जैसे वे दोनों एक दूसरे से नाराज हों। एक दो बार उन्होंने उनके कमरे से झगड़े की आवाज़ें भी सुनी थी, विष्णु को चिल्लाते हुए सुना, और दोनों के बीच तो पति पत्नी जैसी कोई आत्मीयता भी नजर नहीं आती थी। विष्णु अब बहुत देर से घर आता, सुबह होते ही घर से निकल जाता। वो बहुत बदल गया था। वो पहले की तरह खुशमिजाज नहीं रहा था, अब वो बहुत रूखा और चिड़चिड़ा हो गया था। ये वही विष्णु नहीं था जो उनका बेटा था, जिसकी आदतों से उन्हें प्यार था। ये तो कोई और ही था, जो हर वक्त गुस्से से भरा रहता। अब जब उन्होंने उसे छोटी सी बात पर आरती को डांटते हुए देखा तो वो खुद को रोक नहीं सकी। मुझे पति पत्नी के मामलों में बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं कब से इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी, ये सोच कर कि शायद तुम्हें अपने बुरे व्यवहार का एहसास हो जाए, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम इतना बदल क्यों गए हो। जब आरती वहाँ से हट गई तो मोना जी सीधे विष्णु से बोली थी। विष्णु को उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसके व्यवहार को भांप लेंगी और अब इस बारे में उससे सवाल भी करने लगेंगी। विष्णु ने उन्हें टालने की हर मुमकिन कोशिश की। माँ देखिए, तो ये भी कोई काम हुआ भला। ये कोई भी काम ध्यान से नहीं करती। मैंने कहा था कि मेरी सफ़ेद शर्ट प्रेस कर देना, मगर इसके बजाय इसने ग्रे कलर की शर्ट प्रेस कर दी, और जब मैंने पूछा तो कहने लगी वो शर्ट जल गई है। अब बताइए, वो शर्ट मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट दी थी और मेरे लिए बहुत कीमती थी, मगर ये ध्यान से काम करती तो ये सब न होता, वो शर्ट न जलती। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। तो मोना जी उसे ध्यान से देखने लगी। तुम तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हमेशा नज़रअंदाज कर देते थे। जब कभी नौकरानी कोई गलती कर देती, तुम्हारे कपड़े जला देती या कोई और काम खराब कर देती, तो जब मैं गुस्सा करती तो तुम मुझे रोकते थे। फिर मुझे ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था, और अब तुम खुद ऐसा व्यवहार करने लगे हो। बताओ मुझे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तुमने आरती से शादी अपनी पसंद से की थी। तुमने ही मुझे कहा था कि तुम उसे कई सालों से पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो। अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम खुद को खुशकिस्मत मानोगे। तो फिर अब क्या हो गया? क्या तुम्हारा उससे मन भर गया, या फिर तुम्हें कोई और पसंद आ गई है? बात करते करते उनके बोलने का अंदाज सख्त हो गया, और विष्णु बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर बाहर चला गया। ये उसकी नाराज़गी का साफ इजहार था। जब भी उसे गुस्सा आता वो बहस नहीं करता, बस चुपचाप वहाँ से चला जाता। गाड़ी चलाते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ मोना जी की बातें गूंज रही थी। अब माँ को क्या बताऊँ कि मैं इतना क्यों बदल गया हूँ। मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा भरोसा टूट गया है। कितनी मोहब्बत की थी मैंने उस लड़की से, मगर उसने मुझे धोखा दिया। अगर इसे किसी और से शादी करनी थी तो मुझे साफ साफ बता देती। मगर वो लड़का है कौन जिससे ही शादी करना चाहती थी, और ये वीडियो बनाई किसने, और मुझे शादी वाले दिन ही क्यों भेजी? अब उसका दिमाग उन बातों की तह तक जाने लगा था जो पहले उसके ख्याल में नहीं आई थी। गाड़ी को अचानक जोर से ब्रेक लगाया। ये वीडियो बनाई किसने, और ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अब उसने दोबारा से वही नंबर देखा, मगर जिस दिन से उसने वीडियो देखी थी तब से वो नंबर बंद था। ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। ध्यान से देखा तो ये तो उसके घर का स्टडी रूम था। मेरे ही घर में आरती ये सब किसके साथ कर रही थी? कौन था वो जिसे आरती ने मेरे घर पर बुलाया था? क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि मैं या घर का कोई और इंसान उसे देख लेगा तो क्या होगा? शायद अपने माँ बाप से डरकर उसने अपने प्रेमी को मेरे घर पर बुलाया था,
मगर मैंने भी बेवकूफ़ी की। मुझे उस नंबर के बारे में पता लगाना चाहिए था। जब विष्णु ने उस नंबर की जानकारी निकलवाई और उस पते पर पहुंचा, तो वहां एक रिक्शा ड्राइवर मिला, एक बूढ़ा कमज़ोर सा आदमी जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परेशान नजर आ रहा था। विष्णु उसके पास गया तो वो जल्दी से बोला, साहब कहाँ जाना है आपको, मैं पहुँचा देता हूँ। विष्णु ने उसके सामने उसका नंबर लहराया तो वो बोला, जी साहब जी, ये मेरा ही नंबर है। अब विष्णु ने उससे आरती के बारे में पूछा तो वो बुढ़ा हैरान रह गया। साहब जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी से इस लड़की के बारे में कोई बात की है। उस आदमी की शक्ल देखकर अंदाजा हो रहा था वो सच बोल रहा है। एक गरीब मासूम सा आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? और जिस दिन फ़ोन आया था उस आदमी की आवाज़ और लहजा भी अलग था। अब विष्णु का दिमाग घूमने लगा। तभी उस रिक्शा ड्राइवर ने बताया, हाँ, एक बार यहाँ पर एक आदमी आया था। उसने मुझसे थोड़ी देर के लिए मेरा मोबाइल लिया और फिर वापस कर दिया, मगर जब वापस लौटाया था तो उसमें मेरी सिम नहीं थी। अब विष्णु को समझते देर न लगी, ये सब किसी अपने करीबी का ही काम है। एक तो अपने घर का स्टडी रूम और ऊपर से इस आदमी की इतनी सावधानी। ये सब बताने के लिए काफ़ी था कि शायद मैं और आरती किसी साजिश का शिकार हुए हैं। मगर वीडियो तो असली थी, ये सब झूठ नहीं था। अब ये सब तो आरती ही बता सकती थी, मगर वो मुझे सच क्यों बताएगी? विष्णु खुद से बातें करने लगा। बार बार आरती का चेहरा और उसकी बातें याद आने लगीं। अब उसे कुछ कुछ पछतावा होने लगा। मुझे आरती से इस बारे में बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए था। कम से कम उसे अपनी सफाई में बोलने का मौका तो देना चाहिए था, मगर मैंने बिना सुने ही अपना फैसला सुना दिया। वो बिना किसी मकसद के सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। जब रात में घर पहुंचा तो दिमागी तनाव ने उसे बुरी तरह थका दिया था। मोना जी उसके इंतजार में जाग रही थी। विष्णु ने गहरी सांस ली। अब माँ फिर से अपना लेक्चर शुरू करेंगी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मगर मोना जी ने इस बार उससे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उसके लिए खाना रखा, इधर उधर की बातें की और फिर खाना खिलाकर अपने कमरे में चली गईं। ये माएँ भी ना कितनी अजीब होती हैं। अगर कभी गुस्से में कुछ कह भी दें तो तुरंत अपने बर्ताव का असर ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। यकीनन मेरे जाने के बाद माँ सारा दिन परेशान रही होंगी। यही सोचते हुए जब वो कमरे में पहुंचा तो देखा आरती उसके इंतजार में जाग रही थी। वो बहुत उदास और परेशान लग रही थी। आंखें सूजी हुई थीं। साफ लग रहा था कि वो देर तक रोती रही थी। विष्णु को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। शायद वो विष्णु से कुछ कहना चाहती थी, तभी अब तक उसका इंतजार कर रही थी और विष्णु भी तो उससे बात करना चाहता था। उसने कमरे में आते ही अपना बैग एक तरफ रखा और उसके पास आकर बैठ गया। मुझे तुमसे बात करनी है, विष्णु बोला। आरती ने तुरंत कहा, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, मगर पहले आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने विष्णु को चौंका दिया। तुम क्या कहना चाहती हो? पहले मुझे बताओ आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद ही मैं अपनी बात बताऊंगी। मुझे ये बताओ आरती, उस दिन क्या हुआ था? कौन था तुम्हारे साथ स्टडी रूम में? फिर से वही सवाल। आरती का सिर दर्द से फटने लगा। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तो तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन था जिसने ये सब किया। ये बात मैं आपको नहीं बता सकती। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब वो कैसे बताती? मोना आंटी से वादा किया था कि नैतिक के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। वो अपने वादे पर अटल थी। जबकि विष्णु को गुस्सा आने लगा। तुम इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम खुद इसमें शामिल थीं। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती थीं। आरती बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये बात मुझे आज ही पता चली और सबसे पहले मैंने ये बात आपको बताई है। एक पल के लिए विष्णु के चेहरे पर खुशी की चमक आई। दिल खुशी से झूमने लगा। ये खबर ही ऐसी थी कि वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। मगर आरती की उदासी और परेशानी उसे समझ न आई। फिर उसने अपने शब्दों को कठोर बनाते हुए कहा, मुझे अफसोस रहेगा कि तुम्हारे जैसी औरत से मेरी औलाद पैदा होगी और बड़ी होगी। कैसी परवरिश करोगी तुम उसकी? जो औरत अच्छी पत्नी न बन सकी वो अच्छी माँ क्या बनेगी? उसकी बातें सुनकर आरती के तन बदन में आग लग गई। जी चाहा उसे सब सच बता दे कि नैतिक ने कैसे उसे साजिश का शिकार बनाया, मगर मोना जी ने उससे वादा लिया था। वो वादा हर बार उसे रोक देता। अब विष्णु को एक नया तरीका मिल गया था उसे ताने मारने का। वो बार बार कहता, अच्छा है भगवान मुझे बेटा दे दे। अगर बेटी हुई और उसने भी तुम्हारी तरह मेरी मुंह पर कालिक पोत दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। आरती ये सब कुछ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी।
मगर उस दिन तो वो गुस्से के मारे चीख पड़ी थी। बस कर दीजिए, तंग आ चुकी हूँ मैं आपकी बातों से। बहुत सह लिया मैंने खुद पर इल्ज़ाम तक सह लिए, मगर आपके दिल से नफरत नहीं निकल पाई। आपको अब तक मुझ पर यकीन नहीं आया। मैं ये सब अपने माँ बाप के लिए सह रही थी, उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, मगर अब मेरे सहने की हद ख़त्म हो गई है। मोना जी, जो विष्णु से खाने का पूछने आई थी, दरवाजे पर ही रुक गईं। आरती की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं और विष्णु वो भी और जोर से चीखने चिल्लाने लगा। तुम एक बदचलन औरत हो जिसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं। दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम्हारी जैसी औरत को मैं यहाँ रखना भी नहीं चाहता। अब ये सब मोना की सहन शक्ति से बाहर था। उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? और विष्णु, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से इस तरह बात करते हुए? क्या कहा तुमने कि ये बदचलन है? अरे ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत। तुम अपनी ही बीवी पर ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? माँ, आप नहीं जानती ये कैसी औरत है, इसने क्या किया है। आपको कुछ नहीं पता। तो बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अब उन्होंने विष्णु से साफ साफ जवाब मांग ही लिया। विष्णु ने भी सोच लिया था, अब या तो सब कुछ साफ होगा या फिर हमेशा के लिए ख़त्म। अगर ये इस मामले में पूरी तरह बेगुनाह है तो ये उस लड़के का नाम क्यों नहीं ले रही जो इसके साथ था? विष्णु ने अपनी माँ को वो वीडियो दिखाई। मोना जी भी एक पल को स्तब्ध रह गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है। इतना तो उन्हें भी समझ आ गया था कि ये उनके ही घर का स्टडी रूम था, मगर ये लड़का? फिर उन्होंने गौर से देखा और एक ही पल में पहचान लिया, ये तो नैतिक था, क्योंकि जो शर्ट उसने पहनी थी वही तो उन्होंने नैतिक के लिए खरीदी थी। उसकी कद काठी, बालों का स्टाइल, वो नैतिक को कैसे न पहचान पाती? माँ, ये इस लड़के के साथ अय्याशी कर रही थी। मुझे ये बताती क्यों नहीं कि आखिर ये लड़का कौन है? आरती, उसे बता दो कि ये कौन है। मोना जी की बात पर आरती ने सिर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मोना जी का दिल कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। मैं नहीं जानती कि इसके दिल में शक इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है, वरना अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं सब कुछ पहले ही सच सच बता देती कि आखिर मामला क्या है। अब तो विष्णु भी फटी फटी आंखों से कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपनी पत्नी को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कौन सी ऐसी बात है जो आप दोनों जानती हैं लेकिन मुझसे छुपाई गई? आखिर क्यों? मुझे बताइए। पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये वीडियो किसने भेजी? विष्णु ने सारी बात बताई कि शादी की रात उसे ये वीडियो एक अनजान नंबर से भेजी गई थी, लेकिन वो व्यक्ति एक रिक्शा ड्राइवर था और इस सब में शामिल नहीं था। अब मोना जी ने आरती से पूछा, तुम बताओ ये सब क्या है? जो वीडियो में दिख रहा है ये सब किसने किया? और आरती ने रोते हुए बताया, नैतिक ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वो मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहा था। इस बात की तो मोना जी खुद भी गवाह थीं, क्योंकि उन्होंने खुद आरती को नैतिक की पकड़ से छुड़ाया था। उन्होंने विष्णु को खुद पूरी बात बताई। आरती जो कह रही है वो सच है। मैंने खुद तुम्हारी शादी की रात नैतिक को इस कमरे से बाहर निकाला था। अगर उस दिन मैं यहाँ ना आई होती तो न जाने क्या हो जाता। विष्णु बेबसी से अपने होंठ भींच कर रह गया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। मैं नैतिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ देखने की? रुक जाओ विष्णु, मोना जी ने सख्ती से कहा। इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता नहीं रही थी। मेरे कहने पर ही आरती चुप थी। तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लगता था कि कहीं तुम कोई गलती न कर बैठो, तुम उसे कुछ कर न डालो। उसने जो कुछ किया उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। तुम बस अपनी पत्नी के साथ खुश रहो और उसके साथ अच्छे से पेश आओ। जो कुछ हुआ उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। अब मैं तुम्हें आरती के साथ ज्यादती करते हुए ना देखूं। नैतिक को मैं खुद देख लूँगी। मैंने इस घर में उसका आना जाना पहले ही बंद कर दिया है। अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी। मोना जी उसे समझाकर कमरे से बाहर चली गईं। विष्णु अपनी जगह से उठकर आरती के पास आया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आरती, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले पूरा सच जान लेना चाहिए था। माँ को भी ये सारी बात मुझे बतानी चाहिए थी। आरती ने उसे घायल नज़रों से देखा। किसी भी इंसान को, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, अपनी सफाई का मौका जरूर दिया जाता है, लेकिन आपने तो मुझे एक बार भी अपनी सफाई में बोलने का अवसर न दिया। उसकी शिकायत उसके शब्दों में साफ झलक रही थी और विष्णु को अपनी गलती का गहराई से एहसास हो गया था। उसने आरती को खुद में भींच लिया। मैं वादा करता हूँ आरती कि आज के बाद तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। अच्छा और बुरा करने की ज़रूरत ही क्या है? आपने तो मुझे वो जख्म दिया है जो ज़िंदगी भर भर नहीं सकता। मेरे हिस्से की मोहब्बत
मेरे हिस्से के वो रंगीन और नाजुक पल किसी और को सौंप आए हो, और ये दर्द मुझे जिंदगी भर दर्द देता रहेगा। जब भी तुम्हारी संगत में तुम्हारे करीब आऊंगी, मुझे एहसास होगा कि तुम अपना आप किसी और की बाहों में लुटा कर आए हो। जब तुम ये बात बर्दाश्त न कर सके कि मैंने किसी और के साथ समय गुजारा है, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। और उसकी बात सुनकर विष्णु ने उसे और भी अपने करीब खींच लिया था। वो सब झूठ था आरती। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में कोई और औरत थी ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए ये नाटक कर रहा था। मैं कैसे विश्वास कर लूँ? रातों को जब तुम किसी लड़की से बात करते थे तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में भी आती थी। और इस बात पर विष्णु का एक जोरदार कहा लगा था। वो जोर से हंस पड़ा। तुम पत्नियां भी बहुत जासूसी होती हो। 1 मिनट रुको। ये कहकर विष्णु ने अपना मोबाइल निकाला और उसी नंबर पर कॉल लगा दी जिस पर वो रोज रात को बात किया करता था। दूसरी तरफ एक सुरीली सी आवाज़ गूंजी थी। हेलो पूजा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। सर, क्या मुझे नाटक शुरू करना है? अरे नहीं, अभी नाटक शुरू नहीं करना। मेरी पत्नी मेरे करीब नहीं है। ओह अच्छा सर, ठीक है, लेकिन सर मुझे कल मेरी पेमेंट तो दे दें। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, कल तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। ये कहकर विष्णु ने कॉल काट दिया था और आरती हैरान नज़रों से विष्णु को देख रही थी। अब तुम्हें यकीन आ गया? मैंने उस लड़की को सैलरी पर खुद से बात करने के लिए हायर किया था। उसे पैसों की ज़रूरत थी, उसकी माँ बीमार थी, और मुझे एक ऐसी लड़की की जो मेरे साथ प्यार मोहब्बत भरी बातें कर सके और तुम्हें जला सके। जबकि आरती ने उसके सीने में मुक्के मारने शुरू कर दिए थे। बहुत बुरे हो तुम, बहुत सताया है तुमने मुझे, बहुत रुलाया है। और विष्णु ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया था। अब अगर कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहेगा तो मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूँगा। विष्णु की बात सुनकर आरती सुकून से मुस्कुराई थी और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, और विष्णु ने बहुत ही प्यार से उसे अपने बाजुओं के घेरे में समेट लिया था। वो आज खुलकर पूरे दिल से आरती की संगत को महसूस करना चाहता था। वो सुकून चाहता था जिसमें अपनी सारी परेशानियां भुला दे, और वो सुकून उसे आरती के साथ ही मिल सकता था। प्यार से आरती को समेटते हुए उसने साइड लैंप ऑफ कर दिया था, और आरती ने भी बहुत ही सुकून से खुद को विष्णु की बाहों में ढीला छोड़ दिया था। वो तो न जाने कब से विष्णु की मोहब्बत के लिए तरस रही थी, और जब ये पल उसकी किस्मत में आए थे तो वो पूरी तरह इन पलों को महसूस करना चाहती थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ। मैं यहाँ तुमसे ये बेकार के असाइनमेंट्स बनवाने नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना था, जिसमें सिर्फ मैं और तुम हो, हमारी मोहब्बत हो और बस प्यार भरी बातें हों, और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो जाएं। वो कुछ यूं बेसुध सी हो गई थी कि अपने आसपास से बेखबर हो गई थी। बस उसे खबर थी तो ये कि तन्हाई में दो जवां दिल अकेले थे। तन्हाई थी, महबूब पास था और वो महबूब की बाहों में सिमट जाना चाहती थी। वो ऐसी ही थी, जज्बाती सी, जो दिल में आता कर जाती थी, और अब भी वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और अगले ही पल उसने सामने बैठे उस खूबसूरत और हैंडसम शख्स की दूरियों को और कम करते हुए उसके करीब आ गई थी। अपना हाथ उसके कंधे पर रख चुकी थी और अपने हाथ की उंगलियों को हल्का सा उसके कंधे पर पुश कर दिया। धीरे से वो थोड़ा सा और भी करीब हुई थी, इतना कि सामने बैठा वो लड़का एक पल को सिहर गया था। उसे अपने चेहरे पर काजल की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। उसके बदन से उठती मदहोश कर देने वाली परफ्यूम की खुशबू में हर्षित के जज्बात भी बहकने के लिए तैयार थे। लेकिन वो एक सीधा साधा टाइप का लड़का था। वो बुरी तरह घबराया था काजल के इस तरह करीब आने से। उसे अपने अंदर उमड़ते जज्बातों से डर भी लग रहा था। अगर उसने काजल के जज्बातों को हवा दी तो उसके जज्बात भी बहकने में देर नहीं लगेंगी। ये सोचते ही हर्षित के चेहरे पर हल्का सा पसीना आ गया था। उस वक्त दोनों हर्षित के फ्लैट में थे, उनके अलावा वहाँ कोई और नहीं था, और इसी तन्हाई के माहौल से हर्षित डरा हुआ था। लेकिन इस तन्हाई भरे माहौल में काजल रोमांटिक हो रही थी। स्लीवलेस ब्लू टॉप और जीन्स पहने, बालों को कंधे पर फैलाए काजल बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभी काजल की उम्र इतनी नहीं थी कि वो अच्छे बुरे का फ़र्क महसूस कर पाती। अभी उसकी उम्र जज्बातों से भरी हुई थी। नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। 19 साल की काजल अपने बॉयफ्रेंड हर्षित के करीब आने के लिए पूरी तरह मचलने लगी थी। हर्षित और काजल में दोस्ती तो लगभग 1 साल पुरानी थी, लेकिन हर्षित हमेशा उससे एक दूरी बनाकर ही मिलता था।
वो काजल से सच्ची मोहब्बत करता था और अपनी मोहब्बत को हमेशा इज्जत की नज़र से देखता था। उसका इरादा था पढ़ाई पूरी होते ही वो काजल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा और तब तक के लिए उसने अपने कदमों को बड़ी ही मजबूती से संभाले रखा था। कभी कभी काजल उसके बेहद करीब आ जाती थी कि हर्षित का दिल बहकने लगता, लेकिन वो जल्दी ही खुद पर कंट्रोल पाता था और काजल को भी समझा देता। काजल बुरा सा मुंह बनाकर पीछे हट जाती। उसका जी चाहता वो हर्षित के गले लगे, हर्षित उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करे और वो शर्माते हुए पहले तो हर्षित को मना करे और फिर खुद ही उसकी बाहों में सिमट जाए। लेकिन उसके ये सारे सपने धरे के धरे रह जाते जब हर्षित उसे मना करते हुए पीछे कर देता और उसे समझाता, काजल ये बातें अच्छी नहीं हैं। शादी से पहले इस तरह एक दूसरे के करीब आना तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठा सकता है और मैं नहीं चाहता कोई मेरी मोहब्बत के ऊपर उंगली उठाए। मैं पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा और फिर अपने सारे अरमान पूरे करती रहना। कभी कभी काजल उसे अनरोमांटिक बोल देती तो हर्षित हल्के से मुस्कुरा देता। वो अनरोमांटिक नहीं था, उसके भी जज्बात थे, उसका भी मन मचलता था काजल के करीब होने के लिए, लेकिन उसने अपने सारे जज्बातों को सिर्फ शादी के बाद के लिए उठाकर रखा था। उसने सोच लिया था शादी के बाद वो काजल को इस कदर मोहब्बत देगा कि वो उसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब जाएगी। आज भी जैसे ही यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई उसने जिद करके कहा था कि मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे, क्या तुम समझा दोगे? और वो तो हमेशा से ही मासूम काजल के इरादों को भांप न सका कि काजल उसके साथ पढ़ाई करना नहीं चाहती बल्कि उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। वो काजल की बात मानते हुए उसे लेकर अपने फ्लैट में आ गया था। अभी भी वो उसे अपने सामने नोट्स खोलकर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन काजल तो बस उसमें खोती जा रही थी। कभी उसकी गर्दन पर उंगलियां फिराने लगती तो कभी उसके बालों में हाथ। बड़ी मुश्किल से हर्षित खुद पर काबू करके बैठा हुआ था। एक दो बार उसने काजल को डांटा भी था। काजल चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें पढ़ाने के बाद मैंने खुद भी कल टेस्ट की तैयारी करनी है। कहाँ फंस गई, बहुत ही बोर हो तुम। काजल मुंह बनाती हुई पीछे सरक कर बैठी थी और बुरी बुरी शक्लें बनाती हुई पढ़ाई करने लगी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप करता। उसे काजल से मोहब्बत थी, लेकिन काजल जितनी उसकी दीवानी थी उसे देखकर वो अक्सर हैरान हो जाता। कभी कभी वो कहता, काजल तुम्हारी इस दीवानगी से मुझे डर लगता है, और काजल हंसकर कहती, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसी ही दीवानी रहूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो हर्षित, मेरे अलावा तुम्हारी तरफ कोई नज़र भी डाले तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगी। और हर्षित जोर से हंस पड़ता। वो पूरे ध्यान से उसे सवाल समझा रहा था, लेकिन काजल से अब और ज़्यादा बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। हर्षित के लाख समझाने और डांटने के बावजूद भी वो उसके और भी ज़्यादा करीब आ रही थी। बार बार हर्षित का ध्यान भटक रहा था। अगले ही पल काजल मदहोश होकर अपने होंठ हर्षित के होंठों पर रखने ही वाली थी कि हर्षित ने उसका हाथ पकड़ा और काजल के होंठों पर रख दिया। काजल ये क्या कर रही हो? कल पेपर है, समझ आया? लास्ट टाइम भी कितनी मुश्किल से पास हुई थी तुम्हें याद है ना? क्या इस बार भी सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेने हैं? देखो यूनिवर्सिटी में सब तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं कि हर्षित ने गर्लफ्रेंड भी बनाई तो वो लड़की जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे। चलो शाबाश, पढ़ाई पर ध्यान दो। रही बात इस रोमांस की तो थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर। पेपर्स ख़त्म हो जाए तो मैं खुद तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा, पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा, समझी? जी नहीं, लॉन्ग ड्राइव से मेरा मन नहीं भरेगा, मुझे ये भी चाहिए। उसने अपने होठों पर उंगली रखते हुए मदहोश निगाहों से हर्षित को देखा था और हर्षित एक पल के लिए हड़बड़ा सा गया। पता नहीं कैसे लड़के हो तुम, वरना आजकल के लड़के तो अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने के बावजूद भी कितना ज़्यादा रोमांटिक रहते हैं, और एक तुम हो कि मुझे कह कहकर तुम्हें मनाना पड़ता है। हमारी दोस्ती को पूरा 1 साल हो चुका है और तुमने मुझे एक किस भी नहीं किया। उसकी ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर हर्षित को अब गुस्सा आने लगा था। शट अप, जस्ट शट अप। तुम मुझे इस टाइप का समझती हो? मैंने टाइम पास करने के लिए तुमसे दोस्ती नहीं की है। मुझे पता है तुम मेरी हो, आज नहीं तो कल हम एक दूसरे के होंगे और एक जायज़ तरीके से हर वो काम करेंगे जो तुम करना चाहती हो। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब करना मुझे छिचोरापन लगता है। अब ये सारी बेकार की बातें दिमाग से निकालो और पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी, वो तो बस किसी भी तरह हर्षित को हासिल करना चाहती थी। जानबूझकर किताब बंद करके उसने टेबल पर रख दी और
और भी करीब हो गई। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बस आपके साथ वक्त बिताना है। कहते कहते इस बार उसने अपने होंठ हर्षित की गर्दन पर रख दिए थे और काजल के नरम होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस होते ही हर्षित के तन बदन में एक बिजली सी चमक उठी थी। सांसें गहरी हुई थीं, दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। आखिर को वो भी एक जवान मर्द था, कब तक खुद को उस आग जैसी लड़की से बचाकर रख सकता था। काजल धीरे धीरे अपने होठों से उसे छूने लगी थी और हर्षित भी मदहोश होकर अपना हाथ उसकी कमर पर रख चुका था। न चाहते हुए भी हर्षित ने अपने होठ काजल के होठों के करीब किए थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगी थीं। 1 इंच का फासला था दोनों के होठों के बीच, लेकिन दोनों के वजूद आपस में जुड़े हुए थे और अगले ही पल हर्षित ने अपने होठों से उसके नरम होठों को छू लिया था। हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था जब वो दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दोनों का रोमांस अपनी सारी हदें पार कर जाता कि तभी अचानक फ़ोन बज उठा। दोनों एक दूसरे से चौंककर अलग हो गए थे। ये फ़ोन काजल का था। स्क्रीन पर माँ के नाम से नंबर चमक रहा था। काजल के माथे पर तुरंत गुस्से के मारे कुछ लाइनें उभर आईं। उफ, एक तो मामा भी ना हमेशा तभी फ़ोन करती हैं जब मैं बहुत कुछ ज़रूरी करने वाली होती हूँ। कितनी मुश्किल से तो वो हर्षित के बाहों तक पहुंची थी। हर्षित के प्यार की बारिश में भीगने ही वाली थी कि फ़ोन की रिंगटोन ने उसका मूड ख़राब कर दिया था और अब वो गुस्से से बुरी तरह बड़बड़ा रही थी। उसे ये गुस्से में देख हर्षित बोल पड़ा, हो सकता है आंटी को कोई ज़रूरी बात करनी हो तो बात कर लो, कोई बात नहीं। वैसे भी जो कुछ हम करने वाले थे हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हर्षित ने खुद को संभालते हुए उससे थोड़ी सी दूरी बनाई थी। उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे काजल के साथ इन कमज़ोर पलों में बहकने लगा था। एक बार फ़ोन काटने के बाद फिर से फ़ोन बजा तो उसने झुंझलाते हुए फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ बुरी तरह रो रही थी। रोने की वजह से उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ मामा, सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हैं? उसे यूँ परेशान देखकर हर्षित भी चिंता में पड़ गया था। दूसरी ओर से उसकी माँ कह रही थी, बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। पहले माँ को रोते देख काजल के माथे पर परेशानी और डर के मारे बल पड़े थे, लेकिन बहन का नाम सुनते ही उसकी तनकर खड़ी नसें एकदम ढीली पड़ गई थीं। बल्कि अपनी बहन का नाम सुनकर अब उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट दिखाई देने लगी थी। वो झुंझलाते हुए बोली, ये कौन सी नई बात है मम्मा? हर दूसरे दिन तो वो कुछ उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत ख़राब कर ही लेती है। अब क्या इतनी सी बात पर भी मैं घर आ जाऊं? मैं इस वक्त ग्रुप स्टडी में व्यस्त हूं, बाद में आ जाऊंगी। और आप भी ना जरा जरा सी बात पर यूँ रोने लग जाती हैं। आपको पता है आपके रोने से मैं कितना डर गई थी? उस पागल के लिए रोने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसकी माँ कहने लगी, काजल बहन है तुम्हारी, उसे इस तरह पागल मत बोलो, मेरे दिल को बुरा लगता है। आखिर को वो भी मेरी बेटी है। और इस बार उसने कुछ उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत ख़राब नहीं की है, बल्कि वो छत से गिर गई है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। जल्दी घर आओ, तुम्हारे पापा भी दूसरे शहर में हैं। उसकी माँ रोते हुए बता रही थी तो वो बेमन से बोली, अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। फिर हर्षित से कहने लगी, एक तो मुझे समझ नहीं आती ये लड़की आखिर चाहती क्या है।